यह कहानी शुरू होती है एक राजा के दरबार से। ढोलकपुर का राजमहल। ढोलकपुर में राजा विजय सिंह की सभा लगी हुई है। दरबारी हाथ जोड़ते हुए, महाराज, आपकी न्यायप्रियता और प्रजा हितैषी सोच के कारण राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध हो रहा है। राजा मुस्कुराते हुए, यह सब आपके सहयोग और प्रजा की मेहनत का परिणाम है। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस राज्य में सुखी और सुरक्षित महसूस करे। सभा समाप्त होती है। मंत्री राजा के पास आते हैं। मंत्री, महाराज, क्या आज शिकार पर जाने की योजना बना रहे हैं? राजा, हाँ मंत्री, लेकिन शिकार से पहले मुझे एक प्रश्न पर विचार करना है। राजा अपने कक्ष में बैठे हैं और मंत्री को बुलाते हैं। राजा, मंत्री जी, मुझे यह बताइए, क्या आंखों का देखा हुआ सत्य होता है या कानों का सुना? मंत्री थोड़ा रुककर, महाराज, कभी कभी ऐसा होता है कि न आंखों का देखा सत्य होता है और न कानों का सुना। राजा हैरानी से, यह कैसी विचित्र बात है? जो आंखों से देखा हो वह झूठ कैसे हो सकता है, और कानों से सुनी हुई बात में गलतफहमी क्यों होगी? मंत्री, महाराज, सत्य को जानने के लिए कभी कभी परिस्थितियों को गहराई से समझना पड़ता है। राजा मंत्री की बात पर चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में यह सवाल बार बार गूंजता है। राजा अपने शयन कक्ष में आते हैं। नौकर भीमा उनका बिस्तर लगा रहा है। राजा, भीमा, बिस्तर अच्छी तरह से लगाओ, कल भी मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। भीमा, जी महाराज, आज मैं और ध्यान रखूंगा। भीमा बिस्तर लगाने के बाद सोचता है। भीमा, स्वागत। महाराज हमेशा कहते हैं कि नींद नहीं आती, मुझे तो कोई कमी नहीं लगती। आज मैं खुद बिस्तर पर सोकर देखता हूँ कि क्या बात है। भीमा बिस्तर पर लेट जाता है। कुछ देर में वह सो जाता है। महारानी रंभा राजा को ढूंढती हुई कमरे में आती है। महारानी धीमे स्वर में, महाराज शायद पहले ही सो गए हैं, मैं भी उनके बगल में सो जाती हूँ। महारानी बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ समय बाद राजा शिकार से लौटकर अपने कक्ष में आते हैं। बिस्तर पर महारानी और भीमा को सोते हुए देखते हैं। राजा क्रोधित स्वर में, यह क्या? मेरे बिस्तर पर नौकर और महारानी? राजा तुरंत रामू को बुलाते हैं। रामू, मंत्री को अभी बुलाकर लाओ। रामू दौड़कर मंत्री को बुलाने जाता है। मंत्री राजा के पास आते हैं। राजा गुस्से से भरकर बोलते हैं। राजा, मंत्री, तुम्हारी वह बात याद है? तुम कहते थे कि आंखों का देखा और कानों का सुना झूठ हो सकता है। अब खुद देखो, मेरी महारानी एक नौकर के साथ सो रही है। मंत्री शांति से, महाराज, मैं समझता हूँ कि यह दृश्य आपको विचलित कर रहा है, लेकिन सच जानने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। कृपया आप पर्दे के पीछे छिप जाएं, मैं पूरी सच्चाई सामने लाता हूँ। राजा पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। मंत्री कमरे में प्रवेश करते हैं। मंत्री सबसे पहले भीमा को जगाते हैं। मंत्री, भीमा, तुम महारानी के साथ क्यों सो रहे हो? भीमा डरते हुए, मंत्री जी, मैं रोज महाराज के लिए बिस्तर लगाता हूँ। महाराज कहते हैं कि बिस्तर ठीक नहीं है, नींद नहीं आती, इसलिए मैंने सोचा कि आज खुद बिस्तर पर सोकर देखूं कि क्या कमी है। मंत्री, ठीक है, अब यहाँ से हट जाओ। भीमा कमरे से बाहर चला जाता है। मंत्री फिर महारानी को जगाते हैं। मंत्री, महारानी जी, आप किसके साथ सोई है? महारानी गुस्से में, मंत्री, यह कैसा सवाल है? मैं अपने महाराज के साथ सोई हूँ। मंत्री, महारानी, लेकिन महाराज यहाँ नहीं है। महारानी, क्या? महाराज तो मेरे बगल में सो रहे थे, अब अचानक कहाँ चले गए? मंत्री मुस्कुराते हैं और महारानी से क्षमा मांगकर बाहर आ जाते हैं। मंत्री राजा के पास आते हैं। मंत्री, महाराज, आपने सच्चाई देख ली, अब बताइए, क्या आंखों का देखा और कानों का सुना हमेशा सत्य होता है? राजा शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लेते हैं। राजा, मंत्री, तुम सही थे, कभी कभी आंखों का देखा और कानों का सुना भी झूठ हो सकता है। मुझे अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए था। राजा मंत्री को ढेर सारा इनाम देते हैं। अगले दिन राजा दरबार में सभा बुलाते हैं। राजा, मेरे प्रिय प्रजाजनों, मैंने एक महत्वपूर्ण सीख ली है, कभी भी किसी बात पर तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें परिस्थितियों को समझने और सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए। प्रजा राजा की जय जयकार करती है। एक छोटे से द्वीप पर, जहाँ चारों ओर हरा भरा जंगल और गहरा नीला समुद्र था, वहाँ एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम सुनहरा टापू था। यहाँ के लोग अपने शांत जीवन के लिए जाने जाते थे, लेकिन गांव की सबसे अनोखी लड़की थी अनाया। अनाया मुखिया की बेटी थी। वह निडर, जिज्ञासु और हमेशा नई चीजें खोजने को तैयार रहती थी, लेकिन गांव के लोग उसे बार बार कहते, अनाया, समुद्र से दूर रहो, वह खतरनाक है। एक दिन अनाया अपनी दादी मालिया के पास बैठी थी। मालिया हमेशा पुरानी कहानियाँ सुनाती थी। दादी, क्या यह सच है कि समुद्र हमसे नाराज है? अनाया ने पूछा।
मालिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यह सच है, पर यह कहानी सिर्फ नाराजगी की नहीं, बलिदान और जिम्मेदारी की भी है। तो क्या हम इसे ठीक नहीं कर सकते? अनाया ने उत्सुकता से कहा। मालिया ने उसकी आंखों में झांका और गहरी आवाज में बोली, हर पीढ़ी में एक व्यक्ति होता है जिसे महासागर चुनता है। शायद वही इसे ठीक कर सकता है। तुम्हारा दिल क्या कहता है अनाया? अगले कुछ दिनों में गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। मछलियां पकड़ में नहीं आ रही थीं, पेड़ सूखने लगे थे, फसलें खराब हो रही थीं। गांव के लोग चिंतित थे। यह सब क्यों हो रहा है? एक किसान ने पूछा। मुखिया ने गहरी चिंता के साथ कहा, यह प्रकृति का संकेत है, हमें कुछ करना होगा। अनाया ने साहस बटोरकर कहा, पिताजी, मुझे महासागर की पुकार सुनाई देती है। मुझे लगता है कि यह मुझे बुला रहा है। मुखिया ने कड़क आवाज में कहा। नहीं अनाया, तुम अभी बहुत छोटी हो, समुद्र खतरनाक है। लेकिन अनाया को यकीन था कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी दादी की कहानियों को याद किया और खुद से वादा किया कि वह अपने गांव को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। अनाया ने एक पुरानी नाव ली और अपने छोटे दोस्त एक मुर्गा कोको के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही नाव समुद्र में उतरी, लहरें शांत हो गईं। ऐसा लगा जैसे महासागर उसे रास्ता दिखा रहा हो। कुछ देर बाद अनाया को एक चमकदार आकृति दिखाई दी। यह एक मजाकिया देवता तरुण था। तरुण बड़ा, ताकतवर और थोड़ा घमंडी था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तरुण ने गुर्राते हुए पूछा। मैं अनाया हूँ। मैं अपने गांव को बचाने के लिए महासागर का दिल ढूंढने आई हूँ। उसने साहस से जवाब दिया। तरुण ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम महासागर का दिल ढूंढ लोगी? यह काम बच्चों का नहीं है। अनाया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। शायद मैं बच्ची हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा दिल मुझे सही रास्ता दिखाएगा। तरुण ने उसकी हिम्मत देखकर कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन याद रखना, रास्ता खतरों से भरा होगा। रास्ते में अनाया और तरुण ने कई खतरों का सामना किया। तेज तूफान, विशाल समुद्री जीव और रहस्यमय द्वीप। एक दिन वे एक अजीब और डरावने द्वीप पर पहुंचे। वहां एक विशाल केकड़ा कपारा रहता था। कपारा के पास वह सीप थी जिसमें महासागर का दिल छिपा था। तुम्हें क्या चाहिए? कपारा गर्जा। हमें वह दिल चाहिए जो तुमने चुराया है। अनाया ने साहस से कहा। कपारा हंसने लगा। तुम मुझे हराओगी? यह असंभव है। हम कोशिश तो करेंगे कपारा, तैयार हो जाओ। भयंकर लड़ाई हुई। कपारा ने अनाया और तरुण पर हमला किया, लेकिन अनाया की चतुराई और तरुण की ताकत ने अंततः उसे हरा दिया। उन्होंने महासागर का दिल हासिल कर लिया। महासागर का दिल पाकर अनाया को महसूस हुआ कि उसे केवल वापस लौटाना काफी नहीं है। उसे महासागर को विश्वास दिलाना होगा कि इंसान अब प्रकृति का सम्मान करेंगे। अनाया ने दिल को दोनों हाथों में लेकर कहा, हे महासागर, मैं तुम्हें तुम्हारा दिल वापस देती हूँ। हमारे पूर्वजों ने गलती की थी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि हम अब तुम्हारा सम्मान करेंगे। महासागर शांत हो गया। उसकी लहरें धीमी होकर प्रेम और शांति का संकेत देने लगी। अनाया वापस अपने गांव लौटी। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। मछलियां लौट आईं। लोग खुश हो गए। मुखिया ने गर्व से कहा, अनाया, तुमने जो किया वह एक सच्चे नेता का काम था। यह मेरा नहीं, हमारे पूरे गांव का काम था। मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। गांव वालों ने अनाया को नायक मान लिया, लेकिन वह हमेशा यही कहती रही, साहस वही है जहां आपका दिल सही हो। इस कहानी में संवाद अब अधिक सजीव और भावनात्मक रूप से गहरे बनाए गए हैं। पात्रों की बातचीत उनके व्यक्तित्व और भावनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाती। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको हर दिन नए और मजेदार वीडियो मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।